दोस्तों 6 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। और पहले ही इसलिए मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, जिसमें मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करा दिए। और इसके बाद मैंने आपको टॉप 100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपको कवर करा दिए हैं, तो वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा। इसके बाद हम इस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपका पार्ट 2 है। ओके, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने क्या है, पूरे वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लिए थे और प्रश्न क्रमांक 6वां देख लिया था। प्रश्न क्रमांक 6वें से लेकर हमने प्रश्न क्रमांक क्या है 12वीं तक क्या है सभी क्वेश्चन क्या है कवर कर लिए थे विद सॉल्यूशन के साथ। ये हमारा पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है, जिसमें हम क्या है प्रश्न क्रमांक 13 से जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 13 से प्रश्न क्रमांक 20 तक देखने वाले हैं। ओके, बाकी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर देखिएगा। हर क्वेश्चन को मैंने विद सॉल्यूशन के साथ बताया, समझाया है। ओके, अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 13 से। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 13 है, हेनरी की विलेयता संबंधी नियम लिखिए, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। हेनरी की विलेयता संबंधी आपको नियम लिखना है और गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हेनरी का नियम क्या होता है, ये केवल अगर हेनरी का नियम में सारा तो 2 नंबर में आपको आ सकता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होती है, यानी हम ज्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलेयता क्या बढ़ती जाएगी। और गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो गैस एवं द्रव की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ये सभी आपके क्या है गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है। तो तैयार आपको कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा अथवा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला बहुत ज्यादा, ये तैयार आपको करके रखना है। तो आदर्श विलयन कौन होते हैं, जो राउट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन को आसमन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव होता है। अनादर्श विलयन में आसमन द्वारा केवल एक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। फिर आदर्श विलयन में विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। आदर्श विलयन में विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है आदर्श विलयन में, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में हम अंतर देख लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये आपको तय कर लेना। पहली अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होती है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर नहीं होती है। फिर ये आपको दिया हुआ है, अभिक्रिया की कोटि यह सदैव एक पूर्ण संख्या में होती है, कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं होती है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है यह भिन्न शून्य और ऋणात्मक संख्या में हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता होती है वो कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं होती है, सदैव पूर्ण संख्या में होती है। बाकी पहले लाइन में परिभाषा दी है, तैयार आपको करके रखना है। इसके बाद ये चौथा पॉइंट भी दिया हुआ है, तो उसे भी आप देख लीजिए। बाकी 3 नंबर का रहेगा, तो पेपर में आपको 3 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का व्यंजक आपको निकालना है। यहाँ आपको बताना है कि अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो ये आपका रहने वाला है, अर्ध आयुकाल की परिभाषा दी है। फिर इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन ये करना है। सबसे पहले हमने माना कि अर्ध आयुकाल में अभिकर्मक का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, आपका ये रहने वाला हो, घटकर जब क्या आधा हो जाता है। तो ये आपका दिया हुआ है। तो लास्ट में हमारा इस पर निकल कर आ जाता है, अर्धायुकाल है आपका। ओके, ये प्रारंभिक सांद्रण है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ये हमारा क्या सिद्ध हो जाता है। एग्जाम में जिस तरीके से करना चाहिए उसी तरीके से यहाँ मैंने आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें अंक 15 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डी व एफ ब्लॉक के तत्वों में आपको अंतर बताना है। तो डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में पाया जाता है। अंतिम व उससे पूर्व n व n-1 कक्ष अपूर्ण होता है डी ब्लॉक के तत्व में। एफ ब्लॉक के तत्व में अंतिम व उससे पूर्व के 2 अर्थात n-1 और n-2 कक्ष क्या अपूर्ण होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व स्थायी होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं। प्रकृति में समान मात्रा में पाए जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व क्या प्रकृति में दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। इस बार दिया हुआ है
डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व है, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण कहते हैं। यहाँ मैंने 5-6 आपको अंतर दे दिए, लेकिन आपको क्या है 3 से 4 याद करके रखना है। इसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में भी अंतर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब किसी सेट में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व पूछ लिया जाए तो किसी सेट में आ सकता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, तो इसे आपको तैयार कर लेना, ये आपका दिया हुआ है, इसे भी आपको तैयार करके रखना हो। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आपसे आ चुके हैं कई बार। इसके आगे इसका सॉल्यूशन ये रहने वाला है, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा में क्वेश्चन, हमारे 15वें क्वेश्चन के अथवा में लेंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण व प्रभाव बताइए। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है अतः संकुचित हो जाती है। तत्वों के इस गुण को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। फिर उसका कारण दिया हुआ है, तो वो आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद इसके तत्वों में प्रभाव, लेंथेनाइड संकुचन का तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी यहाँ समझाया जा रहा है 3 पॉइंटों के माध्यम से। तत्वों के गुणों में समानता आ जाती है, तत्वों का पृथक्करण, सहसंयोजक लक्षण, इन पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है लेंथेनाइड संकुचन का तत्वों में प्रभाव। तो इसे आपको तैयार करना है। बस लेंथेनाइड का टॉपिक, लेंथेनाइड संकुचन का टॉपिक ही इतना है। मैं उसकी परिभाषा, उसके कारण, उसके तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका लेंथेनाइड संकुचन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन है, फिनॉल एवं एल्कोहल में कोई 4 अंतर लिखिए। तो फिनॉल और एल्कोहल में आपको अंतर बताना है, तो इंपॉर्टेंट आपका ये भी रहने वाला है, बोर्ड एग्जाम में भी आया लगातार। फिनॉल क्या होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस के रूप में, जबकि एल्कोहल क्या होते हैं, पतले द्रव होते हैं। फिनॉल की जो गंध होती है विशिष्ट फेनोलिक गंध होती है। एल्कोहल क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और एल्कोहल क्या है, लिटमस पेपर के प्रति क्या उदासीन रहते हैं। NaOH के से सोडियम फिनेट बनाते हैं, जबकि एल्कोहल कोई क्रिया नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ फिनॉल एल्कोहल में अंतर, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे फिर हमसे अथवा में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न अभिक्रिया को समीकरण लिखिए। केवल हमें समीकरण वैसे लिखना है। रीमन टीमैन अभिक्रिया और कॉल्बे अभिक्रिया, दोनों को देख लेते हैं। तो रीमन टीमैन अभिक्रिया पहले देख लेते हैं। रीमन टीमैन अभिक्रिया दिया है, 4 NaOH की उपस्थिति में फिनॉल का उपचार या क्रिया क्लोरोफॉर्म से करके अभिकृत किया जाता है, तो हमारा क्या CHO समूह मुख्यतः आर्थो स्थान पर प्रवेश कर जाता है। ये आपकी रीमन टीमैन अभिक्रिया है और ये आपका रहने वाला समीकरण। अब इसे समीकरण बस कहा जा रहा है, तो ये आपको एग्जाम में केवल अगर जैसे कहा जा रहा है कि समीकरण बस लिखिए, केवल समीकरण, तो केवल आपको इतना बस लिख के आ जाते हैं रीमन टीमैन अभिक्रिया में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, और नहीं लिखा, केवल लिखा रीमन टीमैन अभिक्रिया को समझाइए, तो फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कॉल्बे अभिक्रिया। तो कॉल्बे अभिक्रिया है, कॉल्बे सिस्मेट अभिक्रिया का है। कॉल्बे अभिक्रिया की बात रहने वाली है, जब सोडियम फेनोक्साइड को CO2 के साथ बंद नली में उच्च दाब एवं 400 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इसे कॉल्बे हम अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपका ये समीकरण है पूरा, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो ये हो जाती है आपकी रीमन टीमैन अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया। आगे नेक्स्ट हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कोलास का नियम लिखिए एवं इसके 2 अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि समझाइए एवं इसके प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम व बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो कोलास का नियम हम देख लेते हैं। कोलास का नियम, ये आपका दिया हुआ कोलास के नियम, और इसके अनुप्रयोग भी आपको बताने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अनुप्रयोग दिए हुए हैं। तो कोलास के नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है, कोलास के नियम का अनुप्रयोग किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा, कोलास के नियम के अनुप्रयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। और कोलास का नियम क्या है, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनंतता पर जब समस्त विद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनित हो जाता है तथा अंतर आयनित आकर्षण नगण्य हो जाता है, तो विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान उसके धनायनों ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे हम क्या है, कोलास का नियम कहते हैं। ये आपको दर्शाना भी है, और इसमें हमारा ये क्या है, किस साइन को क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। जिस तरीके से मैंने आपको लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको दोस्तों क्या है, एग्जाम में लिखना है। ओके, ये मतलब जिस तरीके से आपको कॉपी में लिखना चाहिए, उसी तरीके से पूरा आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। बाकी इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हमसे पूछा जा रहा था अथवा में कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो संक्षारण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। उसकी क्रिया भी थी, संक्षारण किसे कहते हैं। फिर संक्षारण के उदाहरण, जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे का बर्तन का नीले हरे हो जाना, ये सब संक्षारण है। धातु है, वायुमंडल की नमी से CO2, SO2, NO2 आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिक की परत बना लेती हैं, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण की फिर क्रिया विधि दी हुई है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक दिए हुए हैं। फिर इसे संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं, इनके उपाय देख लेते हैं। तो संक्षारण में क्या करते हैं हम, रोधी रक्षण करके या बलिदानी
ये उत्सर्ग लक्षण द्वारा, फिर वैद्युतीय लक्षण द्वारा, ये सब दिए हुए हैं। रोधी लक्षण में जैसे आता है पेंट या बानिस लगाकर, विद्युत लेपन से, तेल या ग्रीस लगाकर हम क्या संक्षारण को रोक सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फिर देख लेते हैं क्रम से। पहले में देखना है सैंडमेयर अभिक्रिया। तो ये सैंडमेयर अभिक्रिया दी है और उदाहरण सहित तैयार आपको करना है। ओके, मतलब समीकरण सहित आपको तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा इसकी लिखे मतलब आए लिखने के लिए ना आए ये फिक्स नहीं है, लेकिन आपका समीकरण लिखने जरूर फिक्स रहेगा। ओके, और सैंडमेयर अभिक्रिया है तो समीकरण तो आपको लिखना पड़ेगा। तो तैयार अच्छे से आपको समीकरण तो मैंने आपको याद करके रखना ही है, समीकरण तो आपको तैयार करके रखना ही। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया दी हुई है, इसकी आपका दिया हुआ है समीकरण हुंस-डीकर अभिक्रिया का। फिर आपकी वोल्टेज अभिक्रिया भी पूछी जा रही है। तो वोल्टेज अभिक्रिया ये दी हुई है आपकी वोल्टेज अभिक्रिया कि ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर उच्च एल्कन प्राप्त होती है, हमारी यह वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। और ये आपका दिया समीकरण। अब इसमें आप कोई भी समीकरण तैयार कर सकते हैं। जैसे 2 समीकरण हैं, उसी को बस यहाँ क्या है उसको उदाहरण लेकर हमने समझा दिया है। सांकेतिक रूप में समीकरण ये आपका ये दिया हुआ, तो ये आप ये समीकरण आपको तैयार कर लीजिए, 2 में से ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर आगे नेक्स्ट हमसे फीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया पूछी जा रही है। तो फीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी हम देख लेते हैं। तो ये आपकी दी हुई है फीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये आपकी फीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया कि बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, इसे फीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। और ये हमारा दिया हुआ समीकरण। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। बाकी देखिए टॉप 50 वाली जो वीडियो जरूर आपको देख लेना है और उससे जो बताए हैं वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हर प्रकार की मैंने अभिक्रिया बता दी है, हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन आंसर वहां कवर कराए थे। अथवा में हमारा क्वेश्चन है SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। उसे देख लेते हैं। SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको लिखना है। तो ये आपका रहने वाला है SN1 और SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि। क्रम से यहाँ पहले बताया जा रहा है SN1 एक अणु क्रियाविधि और द्विक अणु क्रियाविधि। शॉर्ट में जिस प्रकार से एग्जाम लिखना चाहिए उसी प्रकार से मैंने सॉल्यूशन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही हो सकती है इसी सेट में आ गया SN1 SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि, तो किसी में आ सकता है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ओके, तो ये अभी आपको तैयार करके रखना है। वही आपको यार ये क्रियाविधि डिटेल से पूछी जा रही है, इनमें आप अंतर पूछे जा रहे हैं। तो SN1 अभिक्रिया होती है यह 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया एक अणु या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जबकि SN2 द्विक अणु या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। कार्बोनियम आयन बनता है SN1 में, जबकि SN2 में कार्बोनियम नहीं बनता है। इस प्रकार से दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है राउड का नियम क्या है, इसका घटती व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में मूलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी ले की मूलर एवं मूललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। इसका देख ले सॉल्यूशन। राउड का नियम आपको तैयार कर लेना, घटती व्यंजन की आपका दिया हुआ है। ये राउड का नियम हो जाता है आपका। राउड का नियम केवल सिंपल आए तो 2 नंबर पूछ लिया जा सकता है। ओके, बाकी घटती व्यंजन के लिए कहा तो फिर 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर आपको मूलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पूछा जा रहा है। तो मूलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है परिभाषा। फिर आपको संबंधी बताना है, मूललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध। तो यहाँ से आपका संबंध निकाला जा रहा है, ये आपका दिया हुआ है। और इसी के साथ ही आपको जब मूलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक तैयार करें, मूलर हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है और इस मूलर हिमांक अवनमन और मूललता से संबंध इसको भी आपको देख लीजिएगा। ये दोनों आपके यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। आगे नेक्स्ट दोस्तों लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण समझाइए। अब रासायनिक समीकरण लिखना है हमें। ओके, देखिए 4 नंबर में 4 अभिक्रियाएं हैं तो केवल आपको फिर जो थ्योरी होती है अभिक्रिया की वो नहीं लिखना, केवल समीकरण लिखना है, तो भी आपका काम यहाँ हो जाएगा। रोजन-मुंड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, कैनी-जारो अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया। और ओके, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले हमें देख लेते हैं रोजन-मुंड अभिक्रिया। तो ये आपकी रोजन-मुंड अभिक्रिया दी हुई है, तो ये आपको तय करना है। अब देखिए 4 नंबर में 4 अभिक्रिया पूछी जा रही है, तो फिर आपको ये थ्योरी जो लिखी है तो ये आपको नहीं लिखना, केवल आपको ये समीकरण आपको लिख देना है। ओके, रोजन-मुंड अभिक्रिया का आपका जो समीकरण रहने वाला ये आपका समीकरण रहने वाला, तो इतना बस आपको लिख देना है।
अब अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगा कि आप पूरा ही लिखिए, ओके। टाइम है आपके पास पर्याप्त और आपको उससे बच्चे परफेक्ट बन जाता है, पूरा आप थ्योरी भी लिखिए और ये भी आपको लिखिए, टीचर एकदम प्रसन्न हो जाएगा, तुरंत आपको नंबर मिलेंगे, ओके। टाइम नहीं है, 4 नंबर 4 अभिक्रियाएं पूछी तो समीकरण बस आपको लिखकर आ जाना, ओके। परकिन अभिक्रियाएं बात करें, अगर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में केवल 2 अभिक्रियाएं पूछती तो फिर तो आपको पूरा डिटेल से लिखना पड़ता है, थ्योरी भी और उसका समीकरण भी, ओके। परकिन अभिक्रिया ये आपकी दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसका समीकरण बता देता हूँ, तो ये आपकी परकिन अभिक्रिया समीकरण है। फिर कैनी-जारो अभिक्रिया भी आपसे पूछे जा रहा है, तो कैनी-जारो अभिक्रिया ये दिया हुआ है और उसका समीकरण ये आपका रहने वाला है, कैनी-जारो अभिक्रिया उसका समीकरण। फिर आपसे पूछे जा रहा है इटार्ड अभिक्रिया भी है, इटार्ड अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपका है इटार्ड अभिक्रिया और उसका समीकरण, इटार्ड अभिक्रिया और उसका समीकरण ये आपका दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अथवा में भी हमसे पूछे यार निम्न को समझाना है, देख लेते हैं। अथवा जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या निम्न को समझाना है, यूरोटिपरिन, साइनोहाइड्रिन और गाटरमान कोच अभिक्रिया, एल्डोर्ड संघनन को क्रम से देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं यूरोटिपरिन हमारा क्या कहलाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो हमें यूरोटिपरिन प्राप्त हो जाता है, ये आपका समीकरण रहने वाला है, SCHO, ठीक है, आपका आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी अमोनिया से हमने क्रिया करा दी तो यूरोटिपरिन हमें प्राप्त हो जाता है, ओके। और इसका उपयोग इसमें मूत्र रोगों व गठिया आदि के रोगों की औषधि में बनाने में किया जाता है। ऑब्जेक्ट में इस बार से क्वेश्चन आ जाता है, फार्मलिन क्या है ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है कई बार, तो देख लेना है इसे भी, ओके। फिर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे साइनोहाइड्रिन पूछा जा रहा है, तो साइनोहाइड्रिन के बारे में दिया हुआ है तो इसे आपको तैयार कर लेना है, ओके। टॉलन अभिकर्मक के बारे में भी आपको पढ़ के रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं, एक वाक्य में भी आ जाता है कई बार, ओके। तो आपको बताना है सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में बना हुआ विलयन टॉलन अभिकर्मक कहलाता है, तो ये आपका दिया टॉलन अभिकर्मक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है गाटरमान कोच अभिक्रिया और एल्डोर्ड संघनन, तो इसे भी हम देख लेते हैं। पहले आपका गाटरमान कोच अभिक्रिया देख लेते हैं, तो गाटरमान कोच अभिक्रिया ये आपकी दी हुई है, तो इसके सॉरी जैसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हमसे एल्डोर्ड संघनन पूछा जा रहा है, तो एल्डोर्ड संघनन ये आपका दिया हुआ है, तो एल्डोर्ड संघनन को आपको ये तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको बेंजोइक संघनन भी एक बार पढ़ लीजिएगा, एल्डोर्ड संघनन के साथ साथ बेंजोइक संघनन, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट मैंने आपको इस मॉडल पेपर की क्या है प्रैक्टिस करा दी है, सभी एकदम क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किए हैं आपके इस मॉडल पेपर में, जो बताया वो तो तैयार करके रखना है। बाकी दोस्तों अगर ऐसा नहीं कि अगर इस पेपर को अगर आपने कंप्लीट तैयार कर लिया तो आप फुल स्कोर कर जाएंगे और टॉपर बन जाएंगे। और टॉपर बनना है तो दोस्तों आपको क्या है टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने बताए हैं एक ही वीडियो में, इसके साथ ही टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं, वो दोस्तों आपको तैयार करने पड़ेंगे, ओके। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको इससे आपको क्या समझ में आ गई होगी। तो आपको ये मॉडल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।